चलो बच्चों, अगर आपका जवाब ये आ रहा है कि एनोड और कैथोड से निकलने वाली जो गैसेस हैं, एनोड और कैथोड से निकलने वाली गैसेस का रेशियो 3:1 है, तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है ना? क्योंकि एनोड से निकल रही होगी आपकी 2 मोल CO2 और 1 मोल बाहर निकल रहा होगा C2H6। ये भी आपका क्या है? गैस है। सर हमको कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर मैं एल्केन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एल्केन के बारे में फर्स्ट फोर मेंबर जो एल्केन के अंदर हैं C1 से चालू होते हुए, वो आपका गैस होते हैं। ठीक है, और C5 से C17 ये आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। और हायर जो भी हैं, हायर इससे ऊपर वाले जो भी हैं, हायर मेंबर जो हैं, वो आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो गैसेस निकल रही हैं 2 मोल ये और 1 मोल ये। अच्छा, चलो मुझे इस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ। जैसे मैंने कहा CH2COONA, ये ले लिया CH2COONA। अब मैंने कहा इस पर करवाओ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या होगा? हमारा बनेगा CH3COO-, वो उधर पहुंच गया Na+ वाला। ठीक है ना, कैथोड पर पहुंच गया Na+ वाला। एनोड पर ये चीज हुई, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले। और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पर फ्री रेडिकल आया, यहां पर फ्री रेडिकल आया। ठीक है, और ये दोनों फ्री रेडिकल इधर 2 है, दोनों फ्री रेडिकल एक साथ कंबाइन हो गए और इस जगह फॉर्मेशन हुआ CH और इधर CH का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। मतलब इस कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से बन सकती है हमारी एक एल्कीन भी। ठीक है, तो चूंकि एल्कीन बन रही है तो लाओ इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी अपन यहां देख लें कि इसके अंदर क्या होता है। तो एल्कीन के अंदर फर्स्ट थ्री मेंबर जो हैं वो आपका गैस है। नेक्स्ट आपका जो 14 मेंबर है वो आपका लिक्विड है। और फिर से हायर वाला यदि है तो वो आपका सॉलिड है। तो सर जैसे आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्कीन बना दिया, तो क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं जिससे एल्काइन बन जाए? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप यहां ये ले लो CH और यहां ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड लगा दो, और फिर से यहां पर COONA ले लो, और यहां पर COONA ले लो, और इसमें कराने की कोशिश करो इलेक्ट्रोलिसिस। अब की फिर से क्या होगा? CHCOO-, CHCOO-, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर से इत्थे फ्री रेडिकल, फिर से इत्थे फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन होकर अब की बना लेंगे क्या? ये बना लेंगे एल्काइन। ठीक है, यहां पर अब हम एल्काइन के बारे में बोल देते हैं। एल्काइन के अंदर पहले की तरह से फर्स्ट 3 मेंबर गैस हैं, इसके अंदर भी फर्स्ट 3 मेंबर जो हैं वो गैस हैं। मेंबर का मतलब समझा ना? पहले 3 मेंबर मतलब कहाँ से चालू हुआ? यहां से चालू हुआ 2 कार्बन से, ये पहला मेंबर है इसका। ठीक है ना, इसी तरह से अगला मेंबर एक और कार्बन बढ़ाकर, इसी तरह से अगला मेंबर एक और कार्बन बढ़ाकर। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मेंबर जो है वो आपका गैस है। नेक्स्ट 8 मेंबर वो आपका लिक्विड है।
और हायर वाले जो हैं वो आपका सॉलिड है। तो कभी भी ये चीज अपने काम आ सकती है। अच्छा, चलो एक आध दो चीजें मुझे और बताओ। अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यदि मैं ये सॉल्ट लूं, यदि मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लूं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लूं, O माइनस Na+, और इस पर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड में एक कॉमन गैस निकलेगी, और वो कॉमन गैस, एक गैस कॉमन होगी और वो कॉमन गैस हाइड्रोजन होगी। क्या लग रहा है आपको? अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो आप बिल्कुल सही हो। क्योंकि देखो होगा क्या, फिर से यहां पर आपका क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल तो निकलेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहां पर कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पर निकलेगा आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कितने मोल, 2 मोल, और कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर पहुंचेगा Na+ और H+। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से इन दोनों में कौन सा उड़ जाएगा, इन दोनों में उड़ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यानी दोनों में एक गैस जो है वो कॉमन मिलेगी और वो होगी क्या, हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपन आगे कहानी बढ़ाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इस पर इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, ऐसा नहीं, ऐसा, यहां लिख दिया ये, यहां लिख दिया ये, यहां COO माइनस और Na+, इसी तरह COO माइनस Na+, इस पर कराओ इलेक्ट्रोलिसिस, मुझे बताओ क्या बन रहा होगा। तो अगर आपका जवाब ये है कि इस पर इलेक्ट्रोलिसिस से ये बन रहा होगा तो आप बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर टूटेगा तो फ्री रेडिकल आएंगे, यहां टूटेगा तो फ्री रेडिकल आएंगे। पहले हम फ्री, इसको भी क्या कर देंगे, इस वाले बॉन्ड को फ्री रेडिकली तोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, इधर डबल बॉन्ड बना लिया, इधर डबल बॉन्ड बना लिया, ताकि हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। ठीक है ना। अच्छा, क्या सर इससे साइक्लिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं? बिल्कुल साइक्लिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई सॉल्ट ले लो, ऐसा, तो इससे क्या बन जाएगा, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, और इससे बन जाएगा ये कंपाउंड, ये ऐसा, मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड। ठीक है। इसमें एक पॉइंट नोट करके मैं लिख रहा हूं, और वो पॉइंट ये है कि यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस इस चीज पर करवाने की कोशिश करोगे, जैसे ये यहां है COO माइनस Na+, ठीक है, COO माइनस Na+, और आपने इस पर कराई इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर होना क्या चाहिए बच्चों, होना ये चाहिए था कि ये बन जाना चाहिए था, ऐसे ये बॉन्ड टूटा, यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, तो ये बन जाना चाहिए, बट ये फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये बनाने से अच्छा क्या है, ये ऐसे ही दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर डाइमर बना देते हैं, जैसे ये और ये और ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बना देते हैं इस प्रोडक्ट को। ये नहीं बनता, बल्कि बनता है ये कंपाउंड, इधर ये, इधर ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस को पूरी अच्छी तरह से देख लिया। अब आप एक बात जरा याद रखिएगा,
जो भी अब तक हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे उसमें सब में इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इन 6 में बताओ कि एनोड का प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, कैथोड का प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। अब तक जो हम लोग ने किया वो ये। यहां पर मैं नोट का अब दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट नोट का है ये कि यदि आपके पास कॉपर सल्फेट दिया जाए बच्चों, एक्वस दिया जाए, तब तो कोई टेंशन नहीं है। Cu+2 और SO4-2 में टूटा, H+ आया, OH- आया। ठीक है, इन दोनों में कौन सा उड़ेगा? इन दोनों में उड़ेगा आपका कॉपर, यानी एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा होगा कॉपर सॉलिड। और इन दोनों में कौन सा उड़ेगा? इन दोनों में उड़ेगा आपका OH-। और हम सब ने पढ़ा है कि OH- जब उड़ेगा तो इससे कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। इतना पढ़ा है, ठीक है। नोट का तो सर इसमें नोट का क्या पॉइंट है, अब बताते हैं नोट का पॉइंट। नोट का पॉइंट ये है, ए और बी। नोट का पॉइंट ये है कि यदि आपसे कह दिया गया कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, आपको लिख दिया गया CuSO4 या सल्फेट सिर्फ दे दिया गया CuSO4 और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा मेंशन कर दिया गया। बहुत ज्यादा मेंशन कर दिया गया मतलब पानी यहां मौजूद नहीं है। पानी यहां मौजूद नहीं है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिया गया। तब तो देखो कॉपर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अभी भी पहले जैसा डिपॉजिट होगा। लेकिन बहुत हाई कंसंट्रेशन पर SO4 को अपने आप को ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पहुंचेगा कहां पर? एनोड पर। और हम सब ने अब तक देखा है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनऑक्स याद रखिएगा हमेशा, चाहे कोई भी सेल हो उसमें एनोड पर एनऑक्स मतलब एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ये ऑक्सीडेशन जरा देखिए कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 में है। अब ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा जरा देखिएगा। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं H2O8-2 और निकाल देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, बनाते हैं H2O8-2 और निकाल देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है +7। +7 होगी नहीं, इसका मतलब यहां क्या है? यहां पर एक परऑक्सी बॉन्ड मौजूद होगा। सर ये क्या कहानी चल रही है? मैं आपको सिर्फ एक चीज यहां ये बता रहा हूं कि अगर कभी सल्फेट आ जाए न्यूट्रलाइजेशन के लिए तो आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए मतलब ऑक्सीडेशन के लिए तो ये याद रखना है कि वो H2O8 में कन्वर्ट हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी होती है और इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये कैसे होता है इसको देखिए। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, ठीक है, प्लस O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, ये ठीक है। यहां से ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन ये चमक रहे हैं आपको यहां पर। और ये जो दोनों फ्री रेडिकल बनते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों फ्री रेडिकल, और बनता है हमारा ये कंपाउंड S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O- और इसी परऑक्सी लिंकेज के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रही है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई जिसके अंदर सल्फेट जब कभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो क्या होगा। अब मैं आगे बात चालू करता हूं। अब मैं इस पूरे डिस्कशन को जो हमने इस इन 2 एपिसोड में देखा इसको क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई का मतलब जरा ये अमाउंट की कितना क्या हो रहा है इस चीज को पता करते हैं। मतलब जैसे आप एक एटीएम में गए और एटीएम मान लो आपका एक मशीन नहीं बल्कि एक आदमी है जो यहाँ खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ खड़े होकर इससे बोल रहे हैं कि पैसे दो, पैसे दो,
तो 2 झापड़ मारेगा आपको। कितने पैसे, कौन से अकाउंट से, क्या पिन नंबर है। अब मुझे इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, इसके बारे में बात करनी है कि क्या हो रहा है, किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो गैसेस निकल रही हैं उनका यदि मुझे अमाउंट पता करना है तो क्या मैं उन अमाउंट को पता कर सकता हूं। अब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी, तो पहले जल्दी से इसको निपटाइए।